वेलकम टू केमिस्ट्री विद हिमांशी। तो आज हम लोग अपना एनएमआर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में सारा कुछ देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है और किस तरीके से हम इससे सैंपल को रीड करते हैं और कहाँ कहाँ जो है किस किस चीज़ के हम इससे स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं। ये सारा कुछ अपन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर देखने वाले हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसे सैंपल होंगे, कौन कौन से न्यूक्लियाई होंगे जो एनएमआर एक्टिव होंगे और कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जो एनएमआर इनएक्टिव होंगे। तो ये सारा कुछ शुरू करें उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और किस किस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि रेडिएशन जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सबसे पहले जो रेडिएशन होते हैं किस टाइप के होते हैं, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने काफ़ी बार सुना होगा और आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं, वेव्स जो होती हैं, इनमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है और दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे इस तरीके से आपने बना लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, देखो दो वर्ड्स हैं ये आपके, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यदि आपने इसको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट माना है और इस तरीके से आपने इसको माना है मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये एक दूसरे के किस तरीके से है, परपेंडिकुलर है। यदि आप इसको एक्स डायरेक्शन मानते हो, इसको वाई डायरेक्शन, और जो आपकी तरफ है वो जेड डायरेक्शन, तो आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट फिलहाल कौन सी डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जो वेव जाएगी वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर जाएगी। जो पाथ होगा, जो प्रोपेगेशन होगा वेव का, वो इसके भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस तरीके से होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी सैंपल पर पड़ेंगी, किसी मैटर पर जब इनको डालेंगे, ठीक है, तो क्या उससे अपन को इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या स्ट्रक्चर निकलेगी, इन सब की स्टडी जिस भी केमिस्ट्री में करते हैं उसको बोलते हैं अपन क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती कौन कौन सी हैं और किसकी स्टडी कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास होता है इस तरीके से। ठीक है, ये जो मैंने आपके लिए वेव्स लिखी हैं, ये लिखी हैं वेव लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर वेव लेंथ कैसी हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही हैं। तो ये आपकी है कॉस्मेटिक वेव्स, ये गामा वेव्स, ये एक्सरे, ये आपकी अल्ट्रावायलेट, ये आपकी विजिबल, ये आपकी इंफ्रारेड लाइट, ये आपकी माइक्रोवेव्स, और ये आपकी रेडियो वेव्स, और लास्ट में आपकी आती हैं इलेक्ट्रिक वेव्स। ठीक है, इस तरीके से होती हैं। सबसे पहले एनर्जी, एक बात और यहाँ देखिए कि वेवलेंथ और एनर्जी जो होती हैं, वेवलेंथ और आपकी एनर्जी जो होती है वो एक दूसरे की कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। इस तरीके से अगर मैंने आपको वेवलेंथ ऊपर से नीचे बढ़ता हुआ दिखाया है तो एनर्जी कैसी होगी, घटते हुए। कैसे होगी ये देखिए, आप एनर्जी को लिखते हैं एच न्यू की टर्म में। ठीक है, न्यू क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होता है। तो एनर्जी यहाँ से कितना हो जाएगा, यदि न्यू की वैल्यू पुट की तो Sc/λ। तो यहाँ से देखिए ई आपका डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया है किसके, लैम्बडा के। तो इसका मतलब एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के कैसे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी एक दूसरे के कैसे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और आप जब भी जितनी भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हो वहाँ ना आप एनर्जी की टर्म में चीज़ों को लिखते हो, ना वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की टर्म में वहाँ आप लिखते हो सेंटीमीटर इन्वर्स। इसको बोलते हैं क्या, वेव नंबर। तो 1/λ को क्या बोलते हैं अपन, वेव नंबर बोलते हैं। तो ये वेव नंबर भी आपका कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, वेव लेंथ के होगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हो ऊपर से नीचे जाने पर वेव लेंथ बढ़ रही हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखिए यहाँ से अपन शुरू करने वाले हैं अपना एनएमआर टॉपिक।
इससे पहले अपन देख लेते हैं कि इन सब का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ये जो 3 आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इनका यूज़ किया जाता है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, ठीक है। यूवी और विजिबल का किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को जानने के लिए। आईआर का यूज़ किया जाता है फंक्शनल ग्रुप की पहचान करने के लिए। यहाँ से माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, जो अपना मेन टॉपिक है। इस तरीके से इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख लेना, इनका यूज़ किया जाता है मॉलिक्यूलर की स्ट्रक्चर को पता करने के लिए। यूवी और विजिबल का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को देखने के लिए। आईआर का यूज़ किया जाता है फंक्शनल ग्रुप, इसकी अलग से अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसका नाम क्या होता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, और रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है एनएमआर के लिए। इस तरीके से आपकी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो अपन शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रीज़न हो गया, जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ में आने वाली हैं, वो कौन सी हो जाएंगी, रेडियो वेव्स, ठीक है। अब हम यहाँ से पहले देख लेते हैं कि एनएमआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो कौन कौन से न्यूक्लियाई दे सकते हैं और कौन कौन से न्यूक्लियाई नहीं दे सकते। देखिए, अपन एनएमआर में ये जाने कि कौन कौन से न्यूक्लियाई आपके एनएमआर एक्टिव होते हैं और कौन कौन से इनएक्टिव। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एनर्जी की डिफरेंट जो टर्म्स होती है, डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, उनका बीच में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। क्योंकि एनएमआर में जितने भी अपने क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने वाले हैं, वहाँ पर मेन जो यूज़ होने वाला है स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप कहीं भी काम कर लीजिए, वहाँ आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो यूनिट के बेस पर। तो सबसे पहले अपन यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं एनर्जी का, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे कि कौन कौन से एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं और कौन कौन से एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपकी एनर्जी का जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है, जहाँ पर एच आपका प्लांक कॉन्स्टेंट होता है और न्यू क्या होता है, न्यू आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को ही आप किस तरीके से लिखते हैं, सी अपॉन लैम्बडा के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर सी आपका क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है, और लैम्बडा क्या होती है, आपकी वेव लेंथ होती है। और 1 ओवर लैम्बडा को अभी आपको मैंने बताया वेव नंबर होता है, जिसे शो करते हैं किससे, न्यू बार से। तो अब जब आप 1 ओवर लैम्बडा को यहाँ क्या लिख दिया है, बस न्यू बार लिख दिया है। अब आपको क्वेश्चन क्या है एग्जाम में, वो एनर्जी की फॉर्म में भी दे सकता है, आपको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी दे सकता है, आपको वेव लेंथ की फॉर्म में भी दे सकता है, वेव नंबर की फॉर्म में भी दे सकता है। मोस्टली क्वेश्चन क्या आते हैं, वेव नंबर की फॉर्म में आते हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर एनर्जी आपको जूल में है, तो जूल को यदि आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली 1 ओवर 4.18 से 4.18 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 1 जूल को हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करना है तो किसका मल्टीप्लाई करना है, 1 ओवर एच का मल्टीप्लाई करना है। और 1 जूल को यदि आपको सेंटीमीटर इन्वर्स में यानी कि वेव नंबर में कन्वर्ट करना है तो 1 ओवर एस का मल्टीप्लाई करना है। और यदि 1 जूल को अर्ग में चेंज करना है तो 10⁻7 का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको ये याद करने में प्रॉब्लम हो, सेंटीमीटर इन्वर्स, हर्ट्ज़, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इनको आप इन डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। देखो किस तरीके से आपको एनर्जी को चेंज करना है, किसमें, वेव नंबर में चेंज करना है। तो मैं यहाँ से एनर्जी और वेव नंबर वाला फॉर्मूला ले लेती हूँ। तो एनर्जी आपकी बराबर आएगी किसके, एस सी न्यू बार के, ठीक है। तो यहाँ से आपका न्यू बार किसके बराबर आएगा, ई ओवर एस सी के। आया कि नहीं आया। तो मैंने आपको यही तो यहाँ पे बोला था कि जूल को सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करना है तो किसका मल्टीप्लाई करना है, 1 ओवर एस सी का। वो यहाँ से भी आ रहा है। तो अगर आपको वहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने हैं, टाइम बचाना है, तो आप ये चीज़ें याद कर लेना। अगर आपसे ये नहीं हो रही हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियाई होते हैं जो आपके एनएमआर एक्टिव होंगे और कौन कौन से न्यूक्लियाई होते हैं जो एनएमआर इनएक्टिव होंगे। तो इस चीज़ को देखने के लिए आपको एक टर्म देखनी पड़ेगी, वो क्या, न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है। जहाँ जहाँ न्यूक्लियर स्पिन प्रेजेंट होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, वो सभी न्यूक्लियाई कैसे होंगे, आपके एनएमआर एक्टिव होंगे, ठीक है। और न्यूक्लियर स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। यदि आपका आई ग्रेटर देन 0 है, जिन भी न्यूक्लियाई के लिए आई ग्रेटर देन 0 है, वो सभी आपके एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। और जिनके लिए आपका आई की वैल्यू 0 है,
न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 0 है, वो सभी न्यूक्लियाई आपके कैसे होंगे, NMR इनएक्टिव होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि अपने को कैसे पता चले कि I ग्रेटर देन 0 है या I इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो इसके लिए भी ऑलरेडी साइंटिस्ट ने अपने को बताया हुआ है क्या, कि यदि आपका मास नंबर बोलते हैं किसको, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, अगर आपका मास नंबर और एटॉमिक नंबर में से कोई भी एक ऑड नंबर में है, मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर में से कोई भी एक क्या है आपका ऑड है, ऑड वैल्यू है, तो वो सारे न्यूक्लियाई आपके कैसे होंगे, NMR एक्टिव होंगे। और इनमें यदि आपका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों ही इवन है तो आपके कैसे होंगे, NMR इनएक्टिव होंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए एक टेबल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो किस तरीके से देखिए। तो देखिए हम किस तरीके से टेबल बना सकते हैं। अगर आपका एटॉमिक नंबर है इवन में, ठीक है, और मास नंबर क्या है, इवन, दोनों ही चीज़ आपकी क्या है, इवन। मास नंबर इवन का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर आपके प्रोटॉन भी इवन में है और न्यूट्रॉन भी कैसे हैं, आपके इवन नंबर में है। न्यूट्रॉन का भी क्या है, इवन नंबर है, तो आपका ओवरऑल जो न्यूक्लियर स्पिन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, यहाँ पे स्पिन और आपका न्यूक्लियर स्पिन 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, I की वैल्यू 0 हो गई, और जहाँ I की वैल्यू 0 होगी वो कैसे हो जाएंगे, NMR इनएक्टिव हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए 2He4 यानी हीलियम। देखिए हीलियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, 2, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ही चीज़ इवन नंबर में होंगी और ये इसका न्यूक्लियर स्पिन क्या हो जाएगा, 0, और ये कैसा हो जाएगा आपका, NMR इनएक्टिव। ठीक है, कार्बन में देखिए जो आपका नेचुरल अबंडेंस जिसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, जो नेचर में पाया जाता है, 6C12, यहाँ पर आपके प्रोटॉन भी 6 हो गए और न्यूट्रॉन भी 6 हो गए, दोनों ही इवन नंबर में हैं, तो I की वैल्यू 0 होगी और ये कैसे हो जाएंगे, NMR इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि यदि आपका एटॉमिक नंबर इवन नंबर में है और आपका मास नंबर क्या है, ऑड है, एटॉमिक नंबर इवन और मास नंबर ऑड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपके पास प्रोटॉन हो गए इवन नंबर में और आपके न्यूट्रॉन हो गए कैसे, ओड नंबर में। ठीक है, या फिर आपका एटॉमिक नंबर ओड है और मास नंबर भी क्या है, ओड है। एटॉमिक नंबर आपको बेसिकली बताता क्या है, प्रोटॉन चीज़ को तो बताता है। अब यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स कैसे हो गए, ऑड, और आपके न्यूट्रॉन हो गए इवन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो न्यूक्लियर स्पिन होगा वो हाफ इंटीग्रल होगा, या फिर 1/2, 3/2, 5/2 इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन का देखिए, 1H1 का देखिए, तो यहाँ पर केवल एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन यहाँ पर होता ही नहीं है, तो यहाँ पर कैसा होगा, इसका हाफ इंटीग्रल होगा। न्यूक्लियर स्पिन मौजूद है, न्यूक्लियर स्पिन मौजूद है, तो ये कैसा होगा, आपका NMR एक्टिव होगा। 13C6 को देखिए, 13C6 में आपके प्रोटॉन कितने हैं, 6, और आपका एटॉमिक नंबर 13 होने से इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन तो ऑड नंबर में है, तो यहाँ पे आपका ये कैसा हो जाएगा, हाफ इंटीग्रल हो जाएगा। अगर आपकी दोनों ही चीज़ ऑड हो, इसका मतलब क्या होगा कि आपका न्यूट्रॉन भी ऑड हो और प्रोटॉन भी ऑड हो। देखिए यहाँ पे आपको ऑड दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, इसका मतलब प्रोटॉन कैसे हो गए, आपके ऑड हो गए, ऑड नंबर में प्रेजेंट हुए। और आपका एटॉमिक मास नंबर जो दिया हुआ है वो इवन में है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके न्यूट्रॉन कैसे हो गए, ऑड, यानी कि दोनों ही ऑड हैं, तो आपका न्यूक्लियर स्पिन जो होगा वो आएगा, फुल इंटीजर आएगा, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। यहाँ भी आपका I मौजूद है तो ये भी NMR एक्टिव होंगे। इसके एग्जांपल हैं 14 नाइट्रोजन, 7 10 बोरोन 5। ठीक है, यानी कि बोरोन जो है अपना जो मिलता है उसमें देखिए आपके पास 5 प्रोटॉन होते हैं और 5 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों ही ऑड हैं। इसका मतलब या तो आपको ये टेबल याद करनी है या ये याद करना है, यदि आपके प्रोटॉन या मास नंबर यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में से कोई एक चीज़ आपकी ऑड है तो वो सभी आपके कैसे होंगे, NMR एक्टिव होंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब जो NMR एक्टिव होंगे, अब उधर क्या होगा, तो देखिए जब तक आप यहाँ से बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो ये सभी जितने भी NMR एक्टिव न्यूक्लियाई हैं इनकी जो स्टेट होंगी, जो भी एनर्जी लेवल प्रेजेंट होंगे वो सभी डीजनरेट होंगे, यानी कि सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब यहाँ मैंने बात की आपसे क्या, न्यूक्लियर स्टेट की। NMR जो आपकी स्टेट है, न्यूक्लियर स्पिन स्टेट हैं, तो ये कितनी होती हैं, किस तरीके से इनको निकाल सकते हैं।
तो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट को आप निकाल सकते हैं 2I+1 फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है, जहाँ पर I आपका क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिन होता है। ओके, अब यहाँ क्या होगा, जब आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो ये जितने भी आपके लेवल आने वाले हैं वो सभी डीजनरेट कंडीशन में होंगे, सबकी एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। तो आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में आपके सारे की सारे एनर्जी लेवल, सारी की सारी स्पिन स्टेट डीजनरेट हो गई। अब आप यदि बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ अपन यहाँ पर देखते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो स्पिन स्टेट हैं आपकी टूटती हैं, किस तरीके से वहाँ हम एनर्जी को असाइन करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हम यहाँ बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं रेजोनेंस की तरफ। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको जो फुल फॉर्म बताई नहीं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। अब आपको ये वर्ड तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ न्यूक्लियर वर्ड यूज़ किया, यानी न्यूक्लियर से रिलेटेड हम ये सारी स्टडी कर रहे हैं, यहाँ न्यूक्लियस पे स्टडी करते हैं, इसलिए ये वर्ड आ गया आपका न्यूक्लियर। मैग्नेटिक और रेजोनेंस वर्ड का हम यहाँ यूज़ देखने वाले हैं, क्या यूज़ है, ठीक है। तो देखिए अब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा, जब आपने बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया है तो जितने भी एनर्जी लेवल होंगे, ठीक है, वो सभी जितनी भी स्पिन स्टेट होंगी वो सभी कैसी होंगी, आपकी डीजनरेट होंगी। ये कब है, जब आपने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड को नहीं लगाया है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। लेकिन जब आप यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड लगा देंगे तो यहाँ अब क्या होने वाला है, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस का मेनली मतलब क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से है आपका, ठीक है, जहाँ पर न्यूट्रॉन तो आपकी न्यूट्रल होता है पर प्रोटॉन पर चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन पर चार्ज हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास ऐसा तो है नहीं कि सैंपल में केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यदि आपने एक पानी का गिलास लिया है तो उसमें काफ़ी सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे, इसका मतलब काफ़ी सारे वहाँ हाइड्रोजन होंगे। हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस से तो हुआ 1H1, वहाँ पर एक न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, तो काफ़ी सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। अब वो सब न्यूक्लियाई पर क्या होगा, चार्ज होगा, वो चार्ज किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से होगा। और वो सभी अपनी स्पिन पर क्या करते, एक्सिस पर क्या करते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं। तो एक बात याद रखना, कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि मूव करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक जो न्यूक्लियाई होगा, हर एक जो हाइड्रोजन एटम होगा, हर एक न्यूक्लियाई होगा, वो एक टिनी मैग्नेट की जैसे क्या करेगा, बिहेव करेगा। लेकिन जब आपने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया हुआ है तो ये जितनी भी आपकी जो टिनी मैग्नेट होंगी वो रैंडमली क्या होंगी, बिखरी हुई होंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो ओवरऑल आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन यदि आप बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो इस स्थिति में क्या होगा कि इनमें से जो कुछ न्यूक्लियाई होंगे वो तो अलाइनमेंट हो जाएगा उनका आपके एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, और कुछ उसका अपोज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो अपोज करते हैं, अपोज का मतलब जो रिपेल करेंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दिया तो उस कंडीशन में ये आपकी जो डीजनरेट स्पिन स्टेट थी वो आपकी अब आगे स्प्लिट हो गई, ठीक है। किस तरीके से स्प्लिट हो गई, एक आपकी कम एनर्जी के लेवल बनेंगे और एक आपके ज़्यादा एनर्जी के लेवल बनेंगे, या बोल लो स्पिन स्टेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी स्पिन स्टेट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, और ये आपका बीच में क्या हो गया, एनर्जी गैप। अब यहाँ पर देखिए ये अलाइनमेंट आपने बोला कि जब अलाइनमेंट होगा तो वहाँ एनर्जी कम हो जाएगी, उस स्पिन स्टेट की एनर्जी कम हो जाएगी। इसको यदि आप अल्फा नाम दे दीजिए, उसको बीटा दे दीजिए। इनको आपने सुना होगा जीमान लेवल, इन्हीं को बोलते हैं जीमान लेवल, अल्फा जीमान लेवल और बीटा जीमान लेवल, ठीक है। अच्छा, जीमान लेवल क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर आपकी स्टेट्स स्प्लिट हो रही हैं तो वहीं तो बोलते हैं अपन जीमान वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका अल्फा जीमान लेवल, और ये आपका क्या हो गया, बीटा जीमान लेवल। अब यहाँ पे जो अलाइनमेंट वर्ड है आपने यूज़ किया है, अपोज वाला वर्ड यूज़ किया है, देखो किस तरीके से होता है। आपने बाहर से मैग्नेट लगाई, ठीक है, इस तरीके से, इसको मैंने नाम दे दिया नॉर्थ पोल और इसको दे दिया साउथ पोल। अलाइनमेंट में क्या होगा, ये आपकी वो टिनी मैग्नेट है, वो न्यूक्लियाई है। अलाइनमेंट में इस तरीके से ये अपने को
क्या करेंगी, एडजस्ट कर लेंगी। तो अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच अट्रैक्शन होगा या नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन क्या करता है, सिस्टम की एनर्जी को कम करता है, तो यहाँ स्पिन स्टेट की एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका किसका अल्फा जी मान लेवल का फॉर्मेशन होगा। अब ये तो बात हुई आपके किसकी, अलाइन, वो अलाइन जो कंडीशन थी उसकी। अपोज कंडीशन में क्या होता है, ये आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, उसको बनाया है, और ये आपकी टिनी मैग्नेट। अब यहाँ क्या होगा, नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैग्नेट में यही तो होता है, लाइक रिपेल लाइक। तो यहाँ से क्या होगा, रिपल्शन की वजह से स्टेट की क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस है, और अगर आपने इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन में क्या है, अलाइन हुआ पड़ा है, और बीटन लेवल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसका स्पिन हो जाएगा। इस तरीके से अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से अलाइंड होता है, किस तरीके से अपोज होता है। अब ये आपके क्या हो गए, ये एनर्जी लेवल डिवाइड हो गए, और ये जो बीच का एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप हमने डेल्टा ई बोला, और अभी हम एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ के आए, एनर्जी गैप का क्या है, एच न्यू। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला आपका बराबर होता है किसके, जी बीटा एच नॉट के। ये जो एनर्जी गैप होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ये किसके बराबर होता है, जी बीटा एच नॉट के। अब यहाँ पर जी क्या है, बीटा क्या है और एच नॉट क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। ये एच नॉट आपका, बी नॉट लिख लीजिए, एच नॉट लिख लीजिए, ये आपकी एक ही बात है। ये आपका एच नॉट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर एग्ज़ाम में आपको, अच्छा इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी यूनिट होती है टेस्ला। एग्ज़ाम में आपको गॉस दे दे तो एक गॉस जो होता है, 1 गॉस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के। तो 1 गॉस आपका किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के। अब यहाँ पर देख लेते हैं जी और बीटा क्या क्या चीज होती हैं। तो देखिए जी होता है जी फैक्टर, आपने ये इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा जी फैक्टर को। ठीक है, ऑर्गल डायग्राम्स वगैरह वाली चीज़ आगे भी देखते हैं जी फैक्टर। इसको आप एक और नाम देते हैं, वो होता है आपका क्या, गायरोस्कोपिक रेशो। ठीक है, जी क्या होता है आपका, गायरोस्कोपिक रेशो होता है। और हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू याद रख लेना, क्योंकि हम एनएमआर पढ़ रहे हैं और जनरली अपन 1H एनएमआर का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे उम्मीद करेगा कि आपको हाइड्रोजन के लिए क्या याद हो, जी और बीटा की वैल्यू याद हो। तो आपकी हाइड्रोजन के लिए जो जी की वैल्यू होती है ये कितनी होती है, 5.585। ठीक है, और ये जो यूनिट, ये जो आपकी क्वांटिटी होती है ये कैसी होती है, आपकी यूनिट लेस होती है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जी क्या हो गया, गायरोस्कोपिक रेशो हो गया। इसकी हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू है 5.585, और ये कैसी होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। बीटा क्या होता है, बीटा आपका बोर मैग्नेटॉन होता है। यहाँ हम हाइड्रोजन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा आपका क्या हो गया, न्यूक्लियर बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, और बीटा की वैल्यू वही आपको हाइड्रोजन के लिए याद रखनी है, एग्जामिनर दे भी सकता है नहीं भी दे सकता। तो इसकी वैल्यू होती है 5.05 × 10⁻⁻27 जूल अपॉन टेस्ला। ठीक है, क्या होती है बीटा की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 5.05 × 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला। तो इस तरीके से ये आपका पूरा क्या हुआ, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस तरीके से स्टेट्स जो होती हैं आपकी स्प्लिट हुई, और स्प्लिट होने के बाद एनर्जी गैप क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन लोगों ने देख ली। ठीक है, यहाँ पे अब आपको ये मैग्नेटिक का यूज़ समझ में आ गया होगा, क्या है ये मैग्नेटिक का यूज़। अब यहाँ देखते हैं रेजोनेंस का क्या मतलब है। ठीक है, अपन कहाँ, अभी तक तो हमने यहाँ पे रेडियो वेव्स का यूज़ किया ही नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि एनएमआर का रीज़न रेडियो वेव से रीज़न होता है। भाई रेडियो वेव्स का यूज़ भी तो कर रहे हैं अपन, अब हम वही चीज़ यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो देखिए
तो देखिए आपने अभी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पिन स्टेट्स के बारे में देख लिया कि किस तरीके से एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में आपके ये डीजेनरेट स्पिन स्टेट स्प्लिट हो गई थी। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके पास काफ़ी सारे न्यूक्लियाई होंगे सैंपल में, तो उनमें से काफ़ी न्यूक्लियाई जो होंगे आपके लो एनर्जी वाले स्पिन स्टेट में रहेंगे देन द हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो लोअर लेवल में पॉपुलेशन होगी वो ज़्यादा होगी किससे, अपर से। ये चीज़ें आप किससे देख सकते हो, मैक्सवेल बोल्ट्जमान से भी देख सकते हैं। किस तरीके से, मैक्सवेल ने फॉर्मूला दिया था डिस्ट्रीब्यूशन का कि जो आपके अपर लेवल, यदि आपने इसको क्या नाम दिया था, अल्फ़ा, इसको बीटा। बुक्स में आपको यहाँ पे ये बीटा भी मिलेगा, अल्फ़ा ही मिलेगा, कोई भी आप एक नोटेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैंने बोला कि मैक्सवेल ने कहा या क्वांटम में भी कहा हुआ है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अच्छी स्टडी हो सके, उसके लिए अपर जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी स्टेट है अपनी, उसमें पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। किस तरीके से, एन बीटा ओवर एन अल्फ़ा। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होता है e⁻⁻ डेल्टा E ओवर KT। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस आपका कितना होता है, एनर्जी डिफरेंस आपका ये है एनएमआर के लिए। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास एन बीटा ओवर एन अल्फ़ा आएगा किसके बराबर, -g बीटा H0 ओवर KT। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि g बीटा जो होता है आपका बराबर होता है किसके, गामा H कट के बराबर होता है। ये भी क्या होता है, ये होता है गामा गायरोमैग्नेटिक रेशो होता है आपका। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कीजिए तो आपके पास अब फॉर्मूला होगा क्या, एन बीटा ओवर एन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू E माइनस गामा H कट H0 ओवर KT। ठीक है, जब आप एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस गामा H कट H0 ओवर KT। अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 माइनस, इसका मतलब एन बीटा ओवर एन अल्फ़ा का जो रेशो आ रहा है आपका लेस देन आ रहा है किससे, 1 से। इसका मतलब अल्फ़ा लेवल में जो पॉपुलेशन होगी आपकी ज़्यादा होगी किससे, बीटा लेवल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। देखिए कैसे, अब यहाँ क्या होगा, जब आप बाहर से रेडिएशन डालेंगे, रेडियो वेव रेडिएशन डालेंगे, अगर उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनका जो एनर्जी लेवल है वो मैच खाता है इस एनर्जी गैप से। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से जो पॉपुलेशन होगी उसका ट्रांजिशन होगा किस में, अपर लेवल में। यही तो करते हैं अपन अभी तक, इसी में, इसमें भी या कहीं पे भी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा और नीचे वाले जो अपने इस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन के केस में पढ़ते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स डी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। सेम यहाँ पर होगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा किस कंडीशन में, यदि आपने जो ये रेडियो वेव्स डाली हैं इनकी एनर्जी इस एनर्जी गैप को मैच करे। ठीक है, तो यहाँ से पॉपुलेशन का ट्रांजिशन होगा किस में, अपर लेवल में या अपर स्टेट में ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो इस जो एक घटना होगी इसको बोलते हैं अपन क्या, रेजोनेंस। किस तरीके से, तो देखिए जब ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा तो इसका यहाँ से यहाँ क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, और इस घटना को बोलते हैं अपन क्या, रेजोनेंस। इसने h न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ये आपका पॉपुलेशन अल्फा स्टेट से कहाँ चली जाएगी, बीटा स्टेट में, विद स्पिन चेंज भी यहाँ पे आपका होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से ये जो घटना है इसको बोलेंगे रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कब हुआ, जब आपने रेडियो वेव्स दी, उस एनर्जी गैप के बराबर की रेडियो वेव्स दी जितना एनर्जी गैप इन दोनों स्टेट के बीच में है। तो यहाँ से नीचे वाले लेवल से आपकी पॉपुलेशन एक्साइटेड होकर कहाँ चली गई, ऊपर वाले लेवल में। ठीक है, अब आप यहाँ ये बोलो कि दोनों ही एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन सेम है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मिल गई कि आपके नीचे वाले लेवल से पॉपुलेशन एक्साइटेड होकर ऊपर चली गई और दोनों में लगभग बराबर पॉपुलेशन है। तो क्या ऐसा ही होगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब होके नीचे वाली पॉपुलेशन ऊपर ट्रांजिशन होगी, ऐसा भी तो होगा कि ऊपर से फिर नीचे भी आएगी, क्योंकि एनर्जी गैप लगभग समान, दोनों के बीच तो वो सेम ही रहने वाला है। तो यदि दोनों की पॉपुलेशन सेम होगी तो जितने नीचे से ऊपर जाएंगे उतने ही ऊपर से क्या आएंगे, नीचे आएंगे, और आपको कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा। और आपको यदि कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा तो आप स्टडी कैसे करेंगे, नहीं कर पाओगे।
इसलिए ये आपकी बहुत ज़रूरी कहते हैं ना कंडीशन हो जाती है कि नीचे वाले लेवल में पॉपुलेशन ज़्यादा हो ऊपर वाले लेवल से। और ये मैक्सवेल ने भी बताया है किस तरीके से अपने इस फॉर्मूले का यूज़ करके। आई बात समझ में कि आपको क्यों चाहिए सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए एनएमआर आपकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए भी नीचे के लेवल में पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए ऊपर के लेवल से। अभी तो आपने ये घटना पढ़ ली रेजोनेंस की कि इलेक्ट्रॉन्स पॉपुलेशन जो है उन्होंने रेडियो वेव्स को एब्जॉर्व किया, एक्साइट हुए, ऊपर वाले लेवल में पहुंच गए। तो ये रेजोनेंस आपका ये जो आर जो डिनोट कर रहा था वो आपको समझ में आ गया। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये जो आपके ऊपर गया था पॉपुलेशन ये एनर्जी को निकाल देगी, जो उसने एनर्जी एब्जॉर्व की थी ना वो उसने निकाल देगी और वापस कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, अपने ओरिजिनल लेवल में आ जाएगा। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं रिलैक्सेशन। अगर आपकी पॉपुलेशन एक्साइट होके लोअर लेवल से अपर लेवल में जा रही है तो उसको बोलेंगे रेजोनेंस। और जब कुछ टाइम बाद अपर लेवल से जो पॉपुलेशन है वो अपनी एनर्जी को निकाल के अपने ओरिजिनल लेवल लोअर लेवल में आ रही है तो इस घटना को बोलेंगे रिलैक्सेशन। और रेजोनेंस और रिलैक्सेशन के एक पूरी साइकिल को बोलते हैं क्या, फ्लिपिंग। ठीक है, आई बस समझ में, फ्लिपिंग। और इस तरीके से यहाँ ये होता रहेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको आगे समझ में। तो इस तरीके से क्या होगा, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडियो वेव्स का एब्जॉर्प्शन होगा और आप अपने जितनी भी जिस भी न्यूक्लियाई का आप स्टडी करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में आपके पास मॉलिक्यूल में एटम्स होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है और सबका एनवायरनमेंट अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अब जो अलग अलग एनवायरनमेंट वाले आपके एटम्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेंस को शो करेंगे और उस फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके जो हमने बाहर से फ्रिक्वेंसी डाली है उसका यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितने टाइप के एटम्स मौजूद हैं। जनरली हम ये हाइड्रोजन के लिए पढ़ते हैं तो हम ये देख सकते हैं कितने टाइप के इसमें हाइड्रोजन मौजूद हैं। ठीक है, और उनके केमिकल जो एनवायरनमेंट है, आसपास का एनवायरनमेंट है, उसको भी हम पता कर सकते हैं। और यही काम होता है किसका, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब यहाँ एक बात आप याद रखना कि आप सैंपल की जांच इस तरीके से भी कर सकते हैं कि रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी को चेंज करें, पर जनरली आजकल अपन क्या करते हैं, हम रेडियो फ्रिक्वेंसी को तो वही रखते हैं, हम चेंज करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। ये करना ज़्यादा इजी होता है। क्या करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी को तो अपन कांस्टेंट रख देंगे और जो अपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको वेरी करेंगे। और कब तक वेरी करेंगे, जब तक कि अपना ये जो एनर्जी गैप है वो इस रेडियो फ्रिक्वेंसी के बराबर ना आ जाए। ठीक है, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसको वेरी करने से क्या रोल है। तो यहाँ से देखिए आपका एनर्जी गैप किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो आप यदि मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने से एनर्जी गैप वेरी होगा। एनर्जी गैप वेरी होगा तो आप तब तक वेरी करेंगे जब तक कि ये एनर्जी गैप किसके बराबर ना आ जाए, आपने जो रेडियो फ्रिक्वेंसी फिक्स कर दी है तब तक उसके बराबर ना आ जाए। ये करना ज़्यादा इजी होता है, इसलिए लैब में भी हम यही काम करते हैं। ठीक है, कल हम इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल देखेंगे जितना भी हमने आज ये पार्ट किया है। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से केमिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट करेगा, किस तरीके से अपने को सिग्नल्स मिलते हैं, कितने टाइप के सिग्नल्स हमें मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।